जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा स्वायत्त होनी चाहिए। कि पहले यूपीए के समय से ही सारी पार्टियों में सहमति थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति व्यवस्था है उसको थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लाइव स्ट्रीम एंड वर्चुअल उसका इसके बारे में भी बड़ी चर्चा चल रही है, इस पर आप ही क्या राय है? कि एक ऐसा समय था कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, उसके लिए चालान हो जाता था। उन्होंने इस बात को फैसला लिया और उन्होंने बोला कि महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई से हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे। राम मंदिर अयोध्या वाला विवाद शुरू हुआ तो हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके बोला कि भाई राम मंदिर का मामला तो लोगों से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भीड़ भी कम होगी, इसका सीधा प्रसारण होना चाहिए। उसमें क्या हुआ कि जूम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होने लगा, जो कि विदेशी होने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने और बोला है कि इनसे सुरक्षा की, देश की सुरक्षा को खतरा है। तो हम बहुत जल्दी हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं होया। तो देश दुनिया की सबसे बड़ी हम आईटी महाशक्ति बोलते हैं, हमारे पास वर्चुअल हियरिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म नहीं। ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, सोशल मीडिया है, ये बिल्कुल बेलगाम है। कंपनियों ने देश में एक वर्चस्व बना लिया है। तो पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम इन टेक कंपनियों के गुलाम हो गए। तो अगर भारत सबसे बड़ा बाजार है तो भारत में इनके दफ्तर और इनकी जवाबदेही क्यों नहीं? नमस्कार, अमरुदुल्लाह.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान से रूबरू हैं और इस बार का मुद्दा थोड़ा कानून से जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है और आम आदमी के हक और हकूक़ से जुड़ा हुआ है। इस बार बात करने के लिए हमने बुलाया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, कानून के जानकार, संवैधानिक विषयों पर लगातार लेखन करने वाले वो लेखक, वकील, कानून और संविधान के जानकार विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की, जिसमें सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ी चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में, सरकार में, पक्ष विपक्ष में हमेशा रही है कोलेजियम सिस्टम को लेकर के कि साहब ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके जजेस का चयन जो है वो जज ही करते हैं अपने आप। अब उसमें क्या होता है, उसमें फिर जिसको कहते हैं कि वंशवाद, पक्षपात, ये सारी चीज़ें, इस तरह के आरोप लगते हैं और कई बार सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने इसको बदलने की कोशिश भी की है। एनजीएससी का बिल भी लाने की बात हुई, अलग नहीं आ पाया। आपको क्या लगता है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि ये कहाँ तक ये कोलेजियम सिस्टम सही है, क्या इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा स्वायत्त होनी चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल उठाया उसके पहले जो पृष्ठभूमि थी उस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। लिखने पढ़ने और जो प्रोफेशन की बात की, तो जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने आया था तो उस समय मुझे ये था कि अगर मैं यूपी कैडर आईएएस बना तो ठीक है, वरना वकालत करूँगा और सुप्रीम कोर्ट में आके वकालत करूँगा। उस ज़माने में सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे के सामने जाके दंडवत किया था कि अगर नहीं हुआ तो मैं यहीं आके वकालत करूँगा। और फिर फाइनली बहुत कई प्रयासों के बाद अलग अलग जगहों से, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद जब मैंने वकालत शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि वकालत का प्रोफेशन इकलौता प्रोफेशन है जिसमें कि लर्नेड एडवोकेट बोला जाता है। जज को ऑनरेबल बोला जाता है और लर्नेड एडवोकेट बोला जाता है। तो लर्नेड एडवोकेट मतलब सिर्फ वकील होने से नहीं होता है, लर्नेड होना भी चाहिए। तो मैंने बसंत पंचमी सन 2015 से संकल्प लिया। पहली बार मैंने कक्षा 9 में लिखा था। बसंत पंचमी 2015 से संकल्प लिया कि मैं नियमित लिखूंगा, लिखने के बहाने पढ़ूंगा भी, पढ़ने के बहाने थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करूंगा। तो अलग अलग विषयों पे गवर्नेंस लर्निंग की प्रक्रिया जारी रखते हैं। और यही मुझे लगता है कि कालिदास के मेघदूत में यही बोला गया है कि जो नवीनता है, जो नित्य नूतन नवीन है, वही सुंदर है। तो उस पढ़ने की प्रक्रिया में मैं लिखता भी और उस पढ़ने की प्रक्रिया में आनंदित भी होता हूँ। अब आपने जो बात बोली है, कोलेजियम की बात बोली है, और ये एक अच्छा मुद्दा है। जब मोदी सरकार जब आई तो उसके पहले यूपीए के समय से ही सारी पार्टियों में सहमति थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति व्यवस्था है उसको थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये जज भी इस बात को मानते हैं, सारे चीफ जस्टिस इस बात को मानते हैं। तो मर्ज में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका इलाज कैसे हो, इस बात पे आपत्ति है। तो इसके इलाज करने के लिए जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था तो उन्होंने एनजेएसी का एक कानून बनाया।
लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने निरस्त कर दिया, और यह कहते हुए बड़े दिलचस्प तरीके से निरस्त किया। उसमें जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी 6 लोगों की, और उसमें एक लॉ मिनिस्टर भी थे, तो उसमें ये बोला गया कि लॉ मिनिस्टर के होने से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, पार्टी वही है। हाँ, इसलिए उसमें नहीं होना चाहिए, और उसके बेसिस पे निरस्त कर दिया। या तो सरकार के खिलाफ कोई जाता है या सरकार जाती है। तो उसमें दिलचस्प बात ये थी कि जजमेंट में ही 2 बातें बोली गई, और उसमें बोला गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सड़ांधता है, और इसको ठीक करने के लिए जज साहब ने बोला कि पेरिस्ट्रोइका और ग्लास्तनोव की जरूरत है। लेकिन वो 2015 से आज तक सोवियत संघ का बड़ा कर दिया। हाँ, नहीं, उनका मतलब ये था कि इसको थोड़ा सा खुलापन होना चाहिए, हाँ, और इसको रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। शब्दों को उन्होंने लिया। हाँ, तो उसमें 10 सालों के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, और हमने इस बात को उस समय जो संविधान पीठ के सामने मैंने इस मुद्दे को उठाया था, और हमने बोला कि ये जो प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया एनजेसी निरस्त कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जजों की नियुक्ति प्रणाली के लिए एक एमओपी का एक प्रावधान है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को एक व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से कर दिया जाए। तो उसके लिए हमने बोला कि शेड्यूल 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके हिसाब से जो जज संविधान की शपथ लेते हैं, तो क्या होता है अभी भी और पहले भी क्या होता है कि देश में सारी जगहों पे लोगों को रोजगार की दिक्कत है, यूपीएससी में, पीएससी में, हर जगह पे जॉब स्कैम, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जजों की नियुक्ति व्यवस्था में कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है कि कोई बायोडाटा आएगा, उसका किस तरीके से इंटरव्यू होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। और जो सबसे बड़ा आरोप है भाई भतीजावाद का, कि जजों के बच्चे, चीफ जस्टिस या लॉ मिनिस्टर या नेताओं के, अफसरों के बच्चे, या बड़े बड़े वकीलों के बच्चे, उसको ठीक करने के लिए हमने एक सुझाव दिया था, और मुझे लग रहा है वो सुझाव आज भी बहुत ही रिलेवेंट है। और सुझाव हमने ये दिया था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे एनजेसी कानून उन्होंने निरस्त कर दिया। तो अगर किसी व्यक्ति का नातेदार, रिश्तेदार या बच्चा जज के नियुक्ति के प्रक्रिया में है, तो उस व्यक्ति को कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। ये पारदर्शिता तो नहीं चाहिए। जैसे मुकदमों में रिक्यूजल होता है, तो हमने बोला था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हाईकोर्ट के जजों के लिए राज्यों से जाती है, अनुशंसा जाती है, तो राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यों के जज, उसके बाद गवर्नर, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, लॉ मिनिस्टर, और उससे जुड़े हुए सारे लोग। तो हमने उसमें बोला था कि और कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं कि उनको आप बैन कर सकते हैं, लेकिन पारदर्शी तरीके से उनका खुलासा होना चाहिए कि फलाना व्यक्ति फलाने जज साहब का भतीजा है या फलाने जज साहब का जूनियर है। उससे क्या होगा कि उस पारदर्शिता से ही सुधार की शुरुआत होगी। और ये पारदर्शी तरीके से अगर हो, तो जैसे अभी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने बोला कि भाई हमारे भतीजे का सिलेक्शन किया गया, लेकिन इसमें कुछ गलती नहीं थी, लेकिन अगर इस बात का खुलासा होता और वो उस प्रक्रिया से अलग होते, तो मुझे लग रहा है कि जो भरोसा है, क्योंकि न्यायपालिका भरोसे पे चलती है, तो कॉलेजियम सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को कैसे ठीक किया जाए। सरकार अगर ठीक करेगी तो बोला जाएगा कि ये इंटरफेरेंस है, और जुडिशियरी अगर ठीक नहीं करेगी, इससे लोगों का भरोसा कम होता है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा, एक सेक्रेटेरिएट बनाने की भी बात है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनके पास जुडिशियल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो लोगों की कैंडिडेट्स की छानबीन करने के लिए एक और भी बड़ी बात है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही है। जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, तो सवाल इस बात का है कि उस बात ही क्यों होती है, क्योंकि स्टेट्स में तो आपने बना रखी है न्यायिक सेवा, हाँ, जो मजिस्ट्रेट्स वगैरह नियुक्त होते हैं। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में हाई कोर्ट आरोप उनकी आपत्तियां हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट सरकार पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके और आदेश पारित करती है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में अगर आदेश पारित हो, तो मुझे लग रहा है कि देश के 25 लाख वकील हैं और NLS, NLU जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, तो हमें वहाँ के बेस्ट टैलेंट को लाना चाहिए, अनुभव और योग्यता दोनों के साथ, जिससे कि लोगों का जुडिशरी पे भरोसा और बढ़े। बिल्कुल। एक और मुद्दा है विराग जी, वो है लाइव स्ट्रीम एंड वर्चुअल उसका, इसके बारे में भी बड़ी चर्चा चल रही है, हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात यह है कि मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो, मतलब कि कोई आदमी अपने घर से, ऑफिस से बैठ करके वकील या गवाह या दूसरे लोग, तो चूंकि तकनीक बढ़ चुकी है, तो अदालतों से ऑनलाइन तरीके से शामिल हो जाएं। दूसरा, मुकदमों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो सके, पारदर्शिता रहे। ये 2 अलग बातें हैं।
तो इस बात पे बहुत सालों से बात चल रही थी। एक ऐसा समय था कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, उसके लिए चालान हो जाता था। फिर साल 2018 में वो एक पिटीशन थी जिसमें मैं भी उसमें मैंने आर्गू किया था, CSC उसमें पिटिशनर थे। तो 2018 में दीपक मिश्रा साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस बात को फैसला लिया और उन्होंने बोला कि महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई से हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए दो बातें करनी थी कि उसके लिए चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बदलाव करने की बात आई थी और दूसरी बात आई थी सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाने की। तो जब राम मंदिर अयोध्या वाला विवाद शुरू हुआ तो हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके बोला कि भाई राम मंदिर का मामला तो लोगों से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भीड़ भी कम होगी, इसका सीधा प्रसारण होना चाहिए। और लेकिन उस समय नहीं किया गया और हमने बोला कि प्रसारण करने के लिए संसद टीवी की तरह कोई आप संसद टीवी के साथ आप अपना उसको कर लें, टाइप कर लीजिए। हाँ, लेकिन ये सारी बातें नहीं हुई और ये बोला गया कि हमारे पास न ही हमने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में बदलाव किया है, न ही हमने लाइव स्ट्रीमिंग किया है। उसके बाद जब कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में आनन फानन में लाइव स्ट्रीमिंग वाली बात तो बाद में आई, लेकिन आनन फानन में जो वर्चुअल हियरिंग है वो चालू हो गई। ना सुप्रीम कोर्ट के रूल से बदलाव आए और उसमें क्या हुआ कि जूम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होने लगा, जो कि विदेशी होने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने और बोला है कि इनसे सुरक्षा की, देश की सुरक्षा को खतरा है। तो अब हमने आनन फानन में उनका इस्तेमाल चालू कर दिया। उसके बाद किसी एक वकील साहब ने चिट्ठी लिखी, उसके बेसिस पे उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी। तो हमने उनसे बोला कि आप लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब से करते हैं और यूट्यूब में पूरा कंटेंट आप सरेंडर कर रहे हैं, तो आप उनके साथ स्पेशल एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो तत्कालीन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि हम बहुत जल्दी हमारा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं होया। तो देश दुनिया की सबसे बड़ी हम IT महाशक्ति बोलते हैं, हमारे पास वर्चुअल हियरिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। NIC हमारे पास इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और हम उसको सारे लोगों को ईमेल नहीं दे पा रही है और हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है। इसलिए दो बातें, नंबर 1 इससे जुडिशियल इंटरफेरेंस होता है, दूसरा जुडिशियल डेटा की सिक्योरिटी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, मनमाफी तरीके से कभी कोई करना ही नहीं करता है। अब इसके एक दूसरे पहलू को देखें, देश में 20,000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और सारे हाई कोर्ट राज्यों में हैं और सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ही देश का जुडिशियल सिस्टम नहीं है। जो जिला अदालतों में, क्योंकि मुकदमों की संख्या जितनी है तो लोगों को पता चले कि हमारे मैटर में क्या हुआ, तो हमने ये सुझाव दिया था और इस सुझाव पे मुझे खुशी है कि नए चीफ जस्टिस इस पर गौर कर रहे हैं। हमने सुझाव दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग एक लग्जरी है, क्योंकि लोगों को देखने को मिले नहीं मिले उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। लोगों को ये जानने का अधिकार है कि मेरे मुकदमे में हुआ क्या। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मैटर हैं, जो एकेडमिक इंटरेस्ट के मैटर हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती, PIL की जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जा सकती, ये पब्लिक इंटरेस्ट से भी बड़े मुद्दे एग्जैक्टली। तो बाकी मुकदमों में हमने ये सुझाव दिया था कि अमेरिका में होता है, अमेरिका में दो बातें होती हैं। पहला कि मुकदमों की सुनवाई के लिए समय मुकर्रर होता है कि भाई आप आधा घंटे से ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। दूसरा, कई राज्यों में वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट बनती है, तो ट्रांसक्रिप्ट बनती है कि किसने क्या बोला, उससे दो फायदे होते हैं। मुकदमों का फैसला लिखने में आसानी रहती है और जैसे कि हम मुकदमों का आदेश देते हैं तो कल के दिन अगर कोई बोले कि मेरे मुकदमे में क्या हुआ तो उसको ट्रांसक्रिप्ट आप दे दीजिए, उसको ये पता रहना चाहिए कि मेरे मुकदमे में वकील साहब ने क्या बोला, जज साहब ने क्या बोला। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है, उसमें जजों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, क्योंकि शाम तक ट्रांसक्रिप्ट AI के माध्यम से बन सकती है, सिर्फ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी है और देश की सारी अदालतों में ट्रांसक्रिप्ट बन सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट थानों में CCTV लगाने की बात कर रही है तो देश के सभी लोगों को न्याय, जल्दी न्याय का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। तो उसके लिए देश की सभी अदालतों में जजों की और वकीलों के बीच की जो बहस है उसकी ट्रांसक्रिप्ट अगर मिले तो करोड़ों लोगों को उनको उनके अधिकार मिलेंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी और जुडिशरी में डिसिप्लिन बढ़ेगा, क्योंकि फिर ये पता चलेगा अरे 6 बार से तो सिर्फ तारीख पड़ रही, कुछ मुकदमे में हुआ ही नहीं। तो ये ट्रांसक्रिप्ट जुडिशरी के प्रति फेथ बढ़ेगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग की बजाय, लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ दिल्ली से होती है, हाई कोर्ट से होती है, लेकिन जिला अदालतों में नहीं होती है। तो हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, तो देश की सारी अदालतों में हमें एक ट्रांसक्रिप्ट बनाने के सिस्टम के बारे में, इसमें जो एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होती है उस पर फैसला लेना चाहिए, केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि उनके मुकदमों में क्या हुआ। बिल्कुल, तो बड़ी आपने जो बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अहम बात है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के प्रति न्याय जल्दी भी हो, न्याय होता हुआ दिखे भी और न्याय हो भी और न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो इन सब के लिए, और इसमें तो तकनीक इतनी ज़्यादा उन्नत हो रही है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम है तो ये सारी चीज़ें, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सब चीज़ें हो सकती हैं तकनीकी मदद से।
दुनिया के दूसरे देशों में हो रही दूसरे है। देशों में हो रही है। और तो हम जब अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो हमको जुडिशरी में भी एक जुडिशरी में निवेश से जीडीपी बढ़ती है, इस बात को समझने की जरूरत है। मुकदमेबाजी कम होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों को सिर्फ हम ये कोई एक खैरात दे रहे हैं, इससे न्याय व्यवस्था मजबूत होने के साथ जीडीपी बढ़ती है। लेकिन एक लाइटर नोट में एक बात कहूँ कि मुकदमे लंबे चलें, इसमें तो आप ही की बिरादरी का ज़्यादा फायदा होता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होता है कि जिलों के अधिकांश मुकदमों में उन्हें क्लाइंट से फिक्स पैसे मिलते हैं, हर अपेरेंस के पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर मुकदमे 3 हेयरिंग में खत्म हो जाएंगे तो भी उनको उतने पैसे मिलने हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। और अदालतों की भीड़ होने से, आने जाने से लोगों के खर्चे कितने होते हैं, लोगों की तकलीफें कितनी बढ़ती हैं, वो तो है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी का फायदा होता हो भी तो उस फायदे को दरकिनार करके जनता का देश हित में, संविधान हित में सोचने की जरूरत है। अभी स्वदेशी जूरिस्प्रूडेंस की भी बात हुई, और खास करके जब ये गवर्नर्स वाले मामले में जो भी फैसला दिया जाते जाते हमारे निवर्तमान चीफ जस्टिस साहब ने, गवई साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो पुराना फैसला था वो विदेशी कानून के तहत या उसके दायरा रोशनी में दिया गया था, वो स्वदेशी जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो बनी है और उसके उसमें होने चाहिए। तो इस पर क्या आपका सोचना नहीं, है? देखिए, इसके आपने जो बात बोली है इसमें थोड़ा 3 पहलू हैं, तीनों अलग अलग क्योंकि आप बातें हैं, बेहतर समझा पाएंगे तो उसको। तीनों अलग अलग बातें हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल और राष्ट्रपति, जो राज्यों की विधानसभा में पारित विधेयक हैं, उनको मंजूरी देने के लिए यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था, समय सीमा निर्धारित नहीं थी। तो विपक्ष शासित राज्यों में बिलों को लंबे समय तक लंबित किया गया था। तो तमिलनाडु और दूसरे राज्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जब मामला आया तो जजों ने बोला कि भाई ये तो ऐसा तो नहीं कि समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तो आप नहीं करेंगे। तो उन्होंने 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी। वहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि 3 महीने की समय सीमा एक रीजनेबल सीमा होती है। तो उसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, या आप उसको रिजेक्ट करेंगे, वापस भेजेंगे, या फिर आप राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। आप उसको लंबित नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए और उन्होंने उसको डीम्ड कंसेंट दे दी। उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी के बगैर ही ये 10 कानून बन गए हैं, जो कि अगर नहीं उन्होंने मंजूर किया और नहीं किया था। हाँ, ये फैक्चुअल है, तमिलनाडु का मसला था। हाँ, तो 10 विधेयकों को उन्होंने मंजूरी दे दी और राज्य ने उसको नोटिफाई कर दिया और कानून बन गए हैं। अब यहाँ पर उसमें 2-3 सवाल पैदा हुए कि जो जजमेंट था, उस जजमेंट में उन्होंने विदेशों के बहुत सारे कानून और संविधानों के उदाहरण दिए। ऐसे ऐसे देशों को उदाहरण दिए जहाँ पर कि बहुत कम आबादी है या बहुत ज़्यादा उसका भारत से ताल्लुकात नहीं है। तो उसमें 2 बातें आई थी, क्योंकि उसकी मंशा ठीक थी, उसका जजमेंट ठीक था। 2 बातें गलत हुई थी। पहला, अनुच्छेद 142 का गलत इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला कि अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है, जिसको कि गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा, उसमें जो गलत बात हुई थी कि जो उन्होंने डीम्ड, उनको बोलना चाहिए कि 3 महीने के भीतर इसमें देनी चाहिए। अगर 3 महीने के भीतर नहीं आते तो आप वापस सुप्रीम कोर्ट में आइए। तो वो उसके अगेंस्ट में अब यहाँ पर एक गलत, तो जजों ने फैसला गलत दिया जैसा कि बाद में पता चला। लेकिन सरकार ने इसमें क्या गड़बड़ की, उसमें उन्होंने, सरकार ने क्या किया कि उस जजमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के कानून माने जाते हैं, वो कानून मान्यता मिल गई उसको। अब उसके अगेंस्ट में एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये कि आप पुनरावलोकन उसके लिए रिव्यू फाइल करिए। सरकार ने रिव्यू फाइल नहीं किया। रिव्यू फाइल करने की बजाय उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत राय मांगी कि इसमें राय दीजिए। इसी तरह की राय कावेरी जल विवाद में मांगी गई थी। हाँ, इसी तरह की ये राय अयोध्या विवाद में मांगी गई थी। तो 15 बार राय मांगी जा चुकी है। अब इस राय के बारे में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का, और उसमें उन्होंने बोला है कि ये राय बाध्यकारी नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट पे बाध्यकारी है, न सरकार पे बाध्यकारी है। तो प्रश्न इस बात का उठा कि जो सरकार ने राय मांगी है जब बाध्यकारी नहीं है तो सरकार अपने मनमाफी तरीके से इस्तेमाल करेगी, और सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है। तो 2 जजों का फैसला अभी भी है। अब सरकार को उसको रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी पड़ेगी, जो भी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जब ये अभी 5 जजों ने जो संविधान पीठ ने फैसला दिया जो राय में, उसमें उन्होंने बोला कि हमें विदेश, जब हमारा संविधान इतना विशद है, इतना लिखित है, और इसके बारे में इतने सारे हमारे पुराने जजमेंट हैं, केशवानंद भारती जैसा हमारा जजमेंट है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तमाम सारी बातें बताई गई हैं, तो हमें संविधान की व्याख्या स्वदेशी हमारा जो व्यवस्था है उसके अनुसार करनी चाहिए। तो स्वदेशी के हमारे 3 पहलू हैं।
स्वदेशी का पहला पहलू ये है कि राज्यों की स्थानीय भाषाओं में हमारी सुनवाई और फैसले हो, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट में अंग्रेजी प्लस स्थानीय भाषा है और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी है, लेकिन जिला अदालतों में स्थानीय भाषाओं में बात हो, ये स्वदेशी की पहली बात है। दूसरा, अंग्रेजों के समय जो बनाए गए कानून हैं उन कानूनों को हम बदलें, जैसा सरकार ने अभी नए क्रिमिनल लॉ लेकर के आए। यद्यपि उस पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उसमें से 85% से ज्यादा कंटेंट पुराना ही है और ये नई बोतल में पुरानी शराब है, शीशा बदल दिया है। तो ये दूसरी बात है कि हम नए जमाने के अनुसार हम नए कानून लेकर के आए, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का फैसला करें तो उसकी विवेचना के लिए हम स्वदेशी हमारे जो कानूनी व्यवस्था हैं उनके अनुसार करें, उनके मुकदमों का आकलन करें, बजाय कि विदेशी संविधान कानून, जब तक कि हमारे पास ऐसे मामले नहीं हो। मान लीजिए कि कल के दिन डेटा प्रोटेक्शन का मामला है या डिजिटल रेप का मामला है या हमारे जो नए डीपीडीपी में कंसेंट मैनेजर्स का मामला है, इन सारी बातों के मूल्यांकन के लिए अगर कल के दिन वो यूरोप के जीडीपीआर का मूल्यांकन करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर भारत के संविधान के अनुसार ही मुकदमों का निर्धारण होना चाहिए। ये स्वदेशी जूरिस्प्रूडेंस की बात है। अभी दो मुद्दे और बड़ी चर्चा में हैं। एक तो है कि जुडिशरी में मतलब लोअर लेवल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हजारों मतलब लाखों केसेस जो है, बड़े केस तो डिसाइड हो जाते हैं, पेंडेंसी चल रही है। कहावत है कि साहब दादा ने एक मुकदमा दायर किया, अब वो पोते तक चल रहा है। खासकर दीवानी के मामलों में तो ऐसे ही होता है। क्रिमिनल केसेस भी अंडर ट्रायल ही पता लगा लंबे लंबे समय 5-5, 6-6, 8-8 साल, 9 साल तक जेल में पड़े रहते हैं। तो इनकी तरफ जुडिशियल रिफॉर्म की बात होती है बार बार कि भाई इन पेंडेंसी को कैसे, इसको कम से कम किया जाए, कैसे दूर किया जाए, ये सीधा जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पर क्या? देखिए, इसमें बड़ी ये आम लोगों से जुड़ी हुई बात है और इसको अगर हम इस तरह से बताएं, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से न्याय विलंब से मिलना, फिर न्याय मिलना नहीं होता है। हाँ, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। और पिक्चरों में अंधा कानून से लेके दामिनी पिक्चर तक हर जगह पे है कि किस तरीके से न्याय में विलंब होने से समाज में अन्याय बढ़ता है, समाज में अपराध बढ़ता है। और मैं उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से, बुंदेलखंड से हूँ, तो वहाँ पर तो न्याय में विलंब होने की वजह से अपराध कितने ज़्यादा बढ़ते हैं। बहुत सारे अपराधी वहाँ पर सिर्फ पटवारी और पुलिस के जो वहाँ से उनको जब नहीं मिलता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके थोड़ा तो बड़ी समस्या यही थी। तो 2-3 पहलुओं को इसको समझने की ज़रूरत है कि 10 सालों का मैंने थोड़ा मूल्यांकन किया है। कोविड के पहले लगभग 3 करोड़ मुकदमे थे और तब से मैं सुन रहा हूँ कि पेंडेंसी, हर चीफ जस्टिस के दिमाग में रहता था कि पेंडेंसी को हमको एड्रेस करना है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अब 3 करोड़ के जो मुकदमे थे वो 5.5 करोड़ के लंबित मुकदमे हो गए लगभग। अब इन 5.5 करोड़ मुकदमों में दिलचस्प बात यह है कि ट्रिब्यूनल के वो जो मुकदमे हैं 3-4 लाख, उन मुकदमों की संख्या भी शामिल नहीं है जिसमें कि देश की जीडीपी का 7-8% हिस्सा शामिल है विवादों में। जो म्यूनिसिपैलिटी में मुकदमे चल रहे हैं, जो इनकम टैक्स में, कस्टम्स एक्साइज में, नगर पालिकाओं में, दूसरी तहसीलों में जो वो मुकदमे चल रहे हैं वो कहीं पे भी उनमें शामिल नहीं। इसमें जिला अदालतों के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे लंबित हैं 5 करोड़ में। हाँ, तो क्या हम मुकदमा प्रधान देश बन गए हैं? तो ये एक तो पहला ये दिखाता है कि क्या जो अंग्रेजों की जब हम कानूनी व्यवस्था से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ऊपर के लेवल पे सिविल मुकदमे ज़्यादा हैं, लेकिन निचले स्तर पर जिला अदालतों में 3/4 क्रिमिनल मुकदमे ज़्यादा हैं। क्रिमिनल मुकदमों में पुलिस एक पक्षकार है। तो जब हम बात कर रहे हैं जन विश्वास कानून की और बड़े मामलों को हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो क्या निचले स्तर पर हमने हर चीज़ को एक अपराध ओरिएंटेड बना दिया है, जिसकी वजह से पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ गया, मुकदमेबाजी बढ़ गई। ये एक बात है। इस पे मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। कोविड पीरियड में लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए मुकदमे दायर कर दिए गए थे। तो मैं अकेले गाड़ी में जा रहा था और मास्क नहीं पहने हुए था, तो उन्होंने 500 रुपये की पेनल्टी लगा दी। मुझे थोड़ा सा क्रोध भी आया। मैंने कहा भाई अकेले क्यों आपने लगा दिया? और उसी समय देश के सारे नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैली कर रहे थे, बिना मास्क रैली कर रहे थे। तो मैंने फिर उसमें एक तमाम सारे स्टूडेंट्स और लॉ इनके साथ मिलकर के किताब लिखी, अनमास्किंग वीआईपी और डुअलिटी ऑफ लॉ, कि बड़े लोगों को, वीआईपी लोगों को क्या वो कोरोना नहीं होता, कोरोना नहीं बढ़ाते, आप उनके खिलाफ तो नहीं एक्शन ले रहे हैं। और उसके बाद फिर और हमने बोला कि जो आदमी जितनी रैली इकट्ठा करे उसके खिलाफ उतने चालान होने चाहिए। आप शादियां रोक रहे हैं, जरूरी काम रोक रहे हैं, आम जनता के लिए दूसरे कानून, वीआईपी के लिए दूसरे, ये संविधान की अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।
उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोना खत्म हो गया तो हमने बोला कि भाई ये जो मुकदमे आपने दर्ज किए हैं और सेक्शन 188 में किए हैं, मुकदमे दर्ज करने का पावर नहीं है। हमने देश के सारे राज्यों के डीजीपी और मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के लीगल नोटिस भेजी संस्था सीएससी के माध्यम से, और हमने उसको बोला कि ये मुकदमे आप रद्द कीजिए। देश के 3 राज्यों ने लगभग 6 लाख मुकदमे रद्द कर दिए। अब उन 6 लाख मुकदमे रद्द करने से लोगों को कितना फायदा हुआ उन लोगों को, लेकिन अभी भी सारे राज्यों में चल रहे हैं। तो जो छोटे छोटे मामलों में मुकदमेबाजी की संस्कृति है, ये गड़बड़ है। दूसरा, जो सिविल मुकदमों में तुरंत नोटिस हो जाना, कोई भी आदमी कुछ भी जाकर के बोले नोटिस हो जाना, उसके बाद 10 साल तक ट्रायल होना। तो सिविल और क्रिमिनल के दोनों के बारे में हमने 2 किताबें लिखी। जो अयोध्या विवाद चालू हुआ तो उसमें हमारी किताब थी अयोध्या राम टेम्पल इन कोर्ट्स, कि भगवान राम को अदालतों से न्याय मिलने में 150 साल लग गए, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल लग गए, और जब चीफ जस्टिस ने बोला तो रातों रात उसमें फिर तुरंत हो गया उसका। और इसी तरह से निर्भया वाले मामले में जब उसमें फांसी में विलंब हो रहा था और वो लोग जो है मर्सी पिटीशन का दुरुपयोग कर रहे थे, तब उसमें हमने लिखा था रेप लॉज एंड डेथ पेनाल्टी। तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल सिस्टम में दिक्कतें क्या हैं, और इस पेंडेंसी के निर्धारण समाधान के लिए बार बार बोली जाती है कि जजों की संख्या बढ़ा दिया जाए। नहीं, जजों की संख्या बढ़ाने से समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देश में ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की वैकेंसी है, हम उनको नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पास उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास जजों के लिए कमरे बैठने के लिए नहीं है, हमारे पास उनको स्टाफ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और उसमें सिर्फ 0.6% वो बजट का अपना खर्च करते हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि 2 बातें हैं। पहला कि हम मुकदमों की संस्कृति को कम कैसे करें, और दूसरा सरकारी मुकदमेबाजी कैसे कम हो। सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के लिए नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनी थी सन 2010 के आसपास, उसका पालन नहीं हो रहा है। और कैसे मुकदमे सुनवाई होती है, मैं इसको दिलचस्प उदाहरण देता हूं, ये जानना बड़ा जरूरी है। कोविड पीरियड में अचानक लॉकडाउन लग गया, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी ठीक था क्योंकि वहां पर ऑनलाइन मैटर सब फाइलें रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती नहीं थी। जिला अदालतों में रातों रात कभी व्हाट्सएप से कभी जूम से और सुनवाई होने लगी, क्योंकि उनको अपने जस्टिफाई करना था कि हम तो तनख्वाह ले रहे हैं और घर बैठ के काम कर रहे हैं। अधिकांश जजों के पास फाइलें नहीं थी, केस फाइल नहीं थी, और बगैर केस फाइल के और सुनवाई हो रही थी। वो वकील उससे क्लाइंट से पूछ के, वकील से पूछ करके, और कुछ ना कुछ अपना एक अच्छा इसमें ऐसा करिए, इसमें एप्लीकेशन, इसमें ये रिप्लाई दीजिए, इसमें ऐसा करिए, बस कुछ भी सिर्फ। तो वो क्या हो रहा है कि जो तारीख लगती है, उस तारीख का जब हम एआई के इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये देखने की जरूरत है कि दिन भर के 8 घंटे 10 घंटे की सुनवाई के बाद क्या इफेक्टिवली 6 घंटे सिर्फ तारीख दी गई और इफेक्टिवली सुनवाई 2 घंटे हुआ। तो हमें मुझे लग रहा है कि नए चीफ जस्टिस साहब ने जो यूनिफॉर्मिटी की बात बोली है, जिन चीज़ों की बात बोली है, तो देश में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, और इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपनी, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था कि, या मैथिली शरण गुप्त ने बोला था कि हम विचार करें कि हमारी स्थिति खराब क्यों है, और जुडिशरी की हालत जो खराब हो गई है। हम सबसे बड़े मानवाधिकारों की बात करते हैं, बेल की बात करते हैं, 48 घंटे से ज़्यादा कोई जेल में रह नहीं सकता है। इलाहाबाद में जमानत के मुकदमों में 6-6 महीने साल भर लिस्टिंग नहीं होती है। तो जो संवैधानिक अदालतें हैं वहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। 4 लाख 4.5 लाख लोगों में से अधिकांश लोग अंडर ट्रायल्स हैं, और उसमें गरीब लोग हैं। तो जो जेल में बंद है अपराधी नहीं है, वो जेल में इसलिए बंद है कि उसके पास बड़ा वकील नहीं है, और पैरवी करने वाला नहीं, और जो बाहर है वो, इसका मतलब वो नहीं कि वो लोग कोई बहुत ही निर्दोष हैं। तो इसलिए ये जो हमारी व्यवस्था बन गई है, इसमें बड़े लोगों को, अमीर लोगों को, ताकतवर वकील वाले लोगों को न्याय मिलता है, छोटों को न्याय नहीं मिलता है। ये महात्मा गांधी के, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के, सबकी भावनाओं के खिलाफ है। इसी से जुड़ी हुई एक चीज़ और है, क्योंकि समय भी हो रहा हमारे कार्यक्रम का, लेकिन 1-2 बातें हैं जो कि एक तो लोक अदालतों का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें काफ़ी छोटे छोटे मामले जो है निपटाने की बात हुई थी, काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन वो मामला फिर ढीला पड़ गया। अब लोक अदालतें, अब तो कोई खबर नहीं आती कि लोक अदालतें लग रही हैं, वो ये एक कारण है। दूसरा, जो कई बड़े मामले ऐसे होते हैं खासकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, कि फैसला जब होना चाहिए तो इतना लंबा लटक जाता है कि कई बार तो होता ही नहीं है, या होता है तो उसी को प्राथमिकता नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में विधानसभा में विधायकों की अयोग्यता का वाला मसला, या एनसीपी और ये आपका शिवसेना का विवाद जो है, जिसको चुनाव आयोग ने दे दिया उनको, शिंदे सेना को और उनको, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया। विधानसभा चुनाव भी हो गए, विधायकों का फैसला नहीं हुआ अयोग्यता को लेकर के, जो स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया। पार्टी के निशान वाला मामला, ऐसे
कई ऐसे मामले, राजनीतिक मामले जो है, जो लटक जाते हैं, पता लगा फिर चुनाव भी होगा, सब होगा, जबकि उनमें तात्कालिकता का महत्व होता है कि तात्कालिक फैसला होना चाहिए। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, और इसमें दो बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के मुकदमे होते हैं, एक मिसलेनियस मैटर और एक रेगुलर मैटर। तो जब कोई मुकदमा नया आता है तो उसके मुकदमे की सुनवाई तुरंत होती है, और सुनवाई होने के बाद इंटरिम ऑर्डर हो जाता है। फिर रेगुलर हियरिंग उसकी जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से होती है कि अब मैटर 2014 के चल रहे हैं, अब फिर 2015 के आएंगे। तो तात्कालिक आदेश मिलने के बाद मुकदमे लंबी लाइन में लग जाते हैं, और उनमें 5, 6, 7 साल 8 साल बाद उसमें सुनवाई होती है। ये एक बात है, प्रोसीजरल बात है। दूसरी बात है कि एक बड़ी कहावत है कि सिविल के मुकदमे में अगर स्टे मिल गया और क्रिमिनल के मुकदमे में अगर जमानत मिल गई, तो फिर जो पक्षकार है, संबंधित पक्षकार है, उसकी पूरी कोशिश रहती है कि मुकदमे की सुनवाई टल जाए। इसमें यहाँ पर दो बातों को समझने की ज़रूरत है। पहला ये है कि जैसे क्रिमिनल के मुकदमे हैं, आप देखेंगे कि क्रिमिनल ट्रायल में 20-20 साल मुकदमे चलते हैं। अब किसी के सामने सुनवाई हुई, किसी के सामने सबूत हुए, किसी के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, और किसी के सामने फाइनल हियरिंग हुई, और फैसला तो वो 20 साल के मैटर का मतलब क्या होता है? मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक जज 100 मुकदमों को सुने और उसमें से सिर्फ 5 मुकदमों का फैसला करे, उसकी बजाय उसको अपने कार्यकाल में सिर्फ 10 मुकदमे सुन करके 10 मुकदमों का फैसला करना चाहिए। उससे सही तरीके से जस्टिस होगा। दूसरा, जब स्थगन आदेश दिया जाता है किसी भी मामले में, तो स्थगन आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में से कई मुकदमे मैंने देखे कि मिसलेनियस मैटर के समय में 1 घंटे बहस होती है, और जब फाइनल हियरिंग के समय आता है तो दूसरे जज बदल जाते हैं, बोलते हैं इस मैटर में तो कोई दम ही नहीं है, और 5 मिनट सुनवाई करके उसको डिसमिस कर देते हैं। तो उसमें जज ओरिएंटेड जो न्याय व्यवस्था बन गई है, हमें व्यक्ति ओरिएंटेड की बजाय कानून और संविधान ओरिएंटेड व्यवस्था बनानी चाहिए। तो कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि फलाने जज साहब हैं, वो ऐसा करेंगे, फलाने जज साहब ऐसा करेंगे। ऐसा कैसे होता है कि एक जज साहब के पास जमानत मिलती है, दूसरे जज साहब के पास जेल होती है? तो इसका मतलब मामला एक ही है, लॉटरी हो गई। कई बार ऐसा हो कि मेन एक्यूज को बेल मिल गई, कोई एक्यूज को बेल नहीं मिली। तो हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति परक नहीं होना चाहिए, ये फेस वैल्यू वाली बात होनी चाहिए, ये संस्थागत तरीके से लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और वो नहीं मिल रहा है। और ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। अफसर अगर गलत हो तो अफसर जेल चले जाते हैं, अब अगर नेता गलत हो, नेता जेल चले जाते हैं। नेता अगर ठीक नहीं काम करें, 5 साल बाद सरकार उनको लोग बनाने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक एक भी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लागू हुआ। अभी एक जज साहब थे, एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कुछ पैरवी की किसी के लिए एनक्लेट में, और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, उनके खिलाफ कोई दंड नहीं हुआ। एक जज साहब है जिनके यहाँ पर बहुत सारी बोरियों में रकम मिली, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि क्योंकि जज हमारे ही समाज के एक हिस्सा हैं, तो उनके खिलाफ भी अगर उनमें से कुछ गलत हैं तो सिस्टम को काम करना चाहिए, जिससे कि जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि 90-95% अच्छे लोग हैं, तो उन अच्छे लोगों की ताकत बढ़ सके, और जो जुडिशरी में जिन लोगों की वजह से जुडिशरी की साख खराब होती है, उनके खिलाफ जुडिशरी को ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ऑडिट होता है, जिस तरीके से फाइलों का ऑडिट होता है, उसी तरीके से जुडिशियल सिस्टम का भी एक पेशेवर तरीके से ऑडिट करने की ज़रूरत है कि मुकदमों में, लंबित मुकदमों के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। एआई के माध्यम से हम क्लासिफिकेशन करें, और क्लासिफिकेशन करके बल्क मुकदमे, हम देश को मुकदमेबाज बनाने की बजाय एक स्वस्थ समाज बनाएं। बस एक आखिरी सवाल है, और उसका भी थोड़ा संक्षेप में बताइए कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, सोशल मीडिया है, ये बिल्कुल बेलगाम है। सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है, सामाजिक संगठन भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर रहा है, मतलब न्यायपालिका, जो भी जागरूक नागरिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, जैसे किसी लड़के की गणित ठीक नहीं है और सारे गणित का सवाल अगर गलत करता है, इसका मतलब कि उसके पहाड़े नहीं आते हैं, इसका मतलब उसने फार्मूले उसको नहीं आते हैं। तो केमिस्ट्री में, मैथ में फार्मूले होते हैं। इसी तरह से डिजिटल के एक जूरिस्प्रूडेंस का फार्मूला है, और उसके फार्मूले में सबसे पहले हिंदुस्तान में साल 2013 में के.एन. गोविंदाचार्य के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने उस समय यूपीए सरकार थी, मोदी सरकार नहीं थी, और हमने फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों से शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कराई। और 2010 से डेटा सुरक्षा कानून की बात चल रही है, और अभी 2025 आ गया, 15 साल में डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ। तो जो आप ऑनलाइन गेमिंग की या सोशल मीडिया की या कंटेंट की बात कर रहे हैं, इसमें 2 पहलू हैं। आम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी और डिजिटल का प्रसार, ये एक बात है। पर
जितने आपराधिक बातें आप बता रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र है, और उस तंत्र के पीछे जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर और अमेजन जैसी कंपनियां, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां, उन कंपनियों ने देश में एक वर्चस्व बना लिया है। तो पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम इन टेक कंपनियों के गुलाम हो गए। और ये टेक कंपनियां 3 बातें करती हैं। पहला, ये भारत में पूरा कारोबार करती हैं, भारत में इनका पूरा सबसे बड़ा इनका कारोबार है, लेकिन भारत में ये अपना फिजिकल इस्टेब्लिशमेंट नहीं दिखाती हैं और भारत के कानून के दायरे से बाहर हैं। कई राज्यों की पुलिस को जब फेसबुक या व्हाट्सएप के साथ उनको कुछ मामला मांगना हुआ तो विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के माध्यम से अमेरिका में उनको अपनी भेजनी पड़ी। तो अगर भारत सबसे बड़ा बाजार है तो भारत में इनके दफ्तर और इनकी जवाबदेही क्यों नहीं है? ये पहली बात है। दूसरा, साल 2016 में गूगल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक हमने एफिडेविट के माध्यम से बताया था। उस जमाने में गूगल की, इंडिया की जो आमदनी और जो उनके रेवेन्यू और टर्नओवर और सारी बातें थी 4,29,000 करोड़ रुपए थी, और टैक्स देते थे सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए में। तो ये कंपनियां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करती हैं, भारत में टैक्स नहीं देती हैं, और ये पूरी वैश्विक चिंता की बात है। इसकी वजह से भारत में असमानता बढ़ रही है, इसकी वजह से भारत में स्वदेशी उद्योगों की हानि हो रही है। और तीसरी बात यह है कि हमें इन जैसे एक प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं जी, इसी तरह से सोशल मीडिया में नहीं दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया या ऑनलाइन, जैसे अगर कोई 10 लोग जुआ खेल रहे हैं, पुलिस पकड़ ले जाती है, इसी तरह से ऑनलाइन तरीके से आप जुआ नहीं खेल सकते हैं। तो समानता की बात यह है कि डिजिटल को एग्जेम्पशन नहीं है। अगर एक मेडिकल स्टोर वाला है और उसको सारे कंप्लाइंसेस करने हैं तो ऑनलाइन फार्मेसी को भी सारे कंप्लाइंसेस करने चाहिए, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर हमने डिजिटल अर्थव्यवस्था को खुली छूट दे रखी है। इसकी वजह से अराजकता बढ़ रही है और उसके लिए हमको कानून बनाने पड़ेंगे, और उसमें दिक्कत 2 हैं। पहली दिक्कत यह है कि हमारे पास रेगुलेटर नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि संविधान के अनुसार डिजिटल का विषय केंद्र सरकार के पास है, लेकिन कानून व्यवस्था, पुलिस का विषय राज्यों के पास है। तो इसमें डुअल अथॉरिटी जो है, इसमें दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ अनुशासन आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। हालांकि कानून और ये सब आम आदमी के लिए बड़ा जटिल विषय है, लेकिन आपने बहुत सरल तरीके से उसको समझाया, इन मुद्दों को। विराग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विराग गुप्ता जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और आगे फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी तो हम आपको फिर तकलीफ देंगे, और उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, आप आएंगे। तो ये थे विराग गुप्ता जी, जाने माने वकील, कानूनविद, संवैधानिक मामलों के लेखक। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।